हेलो एवरीवन, कैसे हैं आप लोग। उम्मीद है आप सभी अच्छे से होंगे। मैं निजामुद्दीन अंसारी अपने यूट्यूब चैनल निजामुद्दीन एकेडमी में आप सभी का दिल से स्वागत करता हूं। आइए आज हम लोग देखते हैं लूसेंट सामान्य ज्ञान, और इसमें हिस्ट्री देखते हैं, इतिहास, भारत का इतिहास पहला नंबर देखते हैं हम लोग। पार्ट वाइज देखेंगे और फर्स्ट पार्ट में हम लोग देखते हैं भारत का इतिहास, हिस्ट्री ऑफ इंडिया। उत्तर में हिमालय से लेकर दक्षिण में समुद्र तक फैला यह उपमहाद्वीप भारतवर्ष के नाम से ज्ञात है, जिसे महाकाव्य तथा पुराणों में भारतवर्ष अर्थात भारतों का देश तथा यहाँ के निवासियों को भारतीय अर्थात भरत की संतान कहा गया है। भरत एक प्राचीन कबीले का नाम था। प्राचीन भारतीय अपने देश को जम्बू द्वीप अर्थात जम्बू अर्थात जामुन वृक्षों का द्वीप कहते थे। नेक्स्ट है प्राचीन ईरानी इसे सिंधु नदी के नाम से जोड़ते थे, जिसे वे सिंधु न कहकर हिंदू कहते थे। यही नाम फिर पूरे पश्चिम में फैल गया और पूरे देश को इसी एक नदी के नाम से जाना जाने लगा। यूनानी इसे इंदे और अरब इसे हिंद कहते थे। मध्यकाल में इस देश को हिंदुस्तान कहा जाने लगा। यह शब्द भी फारसी शब्द हिंदू से बना है। यूनानी भाषा के इंदे के आधार पर अंग्रेज इसे इंडिया कहने लगे। नेक्स्ट है विंध्य की पर्वत श्रृंखला देश को उत्तर और दक्षिण दो भागों में बांटती है। उत्तर में इंडो यूरोपीय परिवार की भाषाएं बोलने वालों की और दक्षिण में द्रविड़ परिवार की भाषाएं बोलने वालों का बहुमत है। नोट में देख लेते हैं हम लोग। भारत की जनसंख्या का निर्माण जिन प्रमुख नस्लों के लोगों के मिश्रण से हुआ है वे इस प्रकार हैं: प्रोटो ऑस्ट्रेलॉयड, पैलियो मेडिटेरेनियन, कॉकेशॉयड, निग्रोइड और मंगोलॉयड। भारतीय इतिहास को अध्ययन की सुविधा के लिए 3 भागों में बांटा गया है: प्राचीन भारत एंशियंट इंडिया, मध्यकालीन भारत मेडिवल इंडिया एवं आधुनिक भारत मॉडर्न इंडिया। नोट देखते हैं। सबसे पहले इतिहास को 3 भागों में बांटने का श्रेय जर्मन इतिहासकार क्रिस्टोफ सेलियरस को है। प्राचीन भारत हम लोग देखते हैं, एंशियंट इंडिया। इसमें पॉइंट नंबर 1 है प्राचीन भारतीय इतिहास के स्रोत। प्राचीन भारतीय इतिहास के विषय में जानकारी मुख्यतः 4 स्रोतों से प्राप्त होती है। पहला है धर्मग्रंथ, दूसरा है ऐतिहासिक ग्रंथ, तीसरा है विदेशियों का विवरण, चौथा है पुरातत्व संबंधी साक्ष्य। देखते हैं पहले हम लोग धर्मग्रंथ एवं ऐतिहासिक ग्रंथ से मिलने वाली महत्वपूर्ण जानकारी। भारत का सर्वप्राचीन धर्मग्रंथ वेद है, जिसके संकलनकर्ता महर्षि कृष्ण द्वैपायन वेद व्यास को माना जाता है। इन्हें शॉर्ट में वेद व्यास बोलते हैं, महर्षि वेद व्यास। वेद वसुधैव कुटुंबकम का उपदेश देता है। भारतीय परंपरा वेदों को नित्य तथा अपौरुषेय मानती है। वेद 4 हैं। पहला है ऋग्वेद, दूसरा यजुर्वेद, तीसरा सामवेद और चौथा अथर्ववेद। इन 4 वेदों को संहिता कहा जाता है। नेक्स्ट देखते हैं हम लोग ऋग्वेद के बारे में जानते हैं। ऋचाओं के क्रमबद्ध ज्ञान के संग्रह को ऋग्वेद कहा जाता है। इसमें 10 मंडल, 1028 सूक्त एवं 10,462 ऋचाएँ हैं। इस वेद के ऋचाओं के पढ़ने वाले ऋषि को होत्री कहते हैं। जो ऋग्वेद को पढ़ते हैं उन्हें होत्री कहते हैं। नेक्स्ट देखते हैं इसी में, इस वेद के ऋचाओं के पढ़ने वाले ऋषि को होत्री कहते हैं। इस वेद से आर्य के राजनीतिक प्रणाली, इतिहास एवं ईश्वर की महिमा के बारे में जानकारी मिलती है। विश्वामित्र द्वारा रचित ऋग्वेद के 3रे मंडल में सूर्य देवता सावित्री के समर्पित प्रसिद्ध गायत्री मंत्र है। इसके 9वें मंडल में देवता सोम का उल्लेख है। ये एग्ज़ाम के व्यू से इम्पॉर्टेंट है, इसको पढ़ लेंगे आप लोग दोबारा। इसके 8वें मंडल को हस्तलिखित ऋचाओं को खिल कहा जाता है। चातुष्वर्णीय समाज की कल्पना का आदि स्रोत ऋग्वेद के 10वें मंडल में वर्णित पुरुष सूक्त, जिसके अनुसार 4 वर्ण ब्राह्मण, क्षत्रिय, वैश्य तथा शूद्र आदि पुरुष ब्रह्मा के क्रमशः मुख, भुजाओं, जंघाओं और चरणों से उत्पन्न हुए हैं। अर्थात ब्राह्मण जो है मुख से उत्पन्न हुए हैं और क्षत्रिय भुजाओं से, वैश्य जंघाओं से और शूद्र जो है चरणों से उत्पन्न हुए हैं। नेक्स्ट पॉइंट देखते हैं हम लोग। सेकेंड है, अब इसमें हम लोग देखते हैं ऋग्वेद के कई परिच्छेदों में प्रयुक्त अधन्य शब्द का संबंध गाय से है। नोट में देखते हैं धर्मसूत्र 4 प्रमुख जातियों की स्थितियों, व्यवसायों, दायित्वों, कर्तव्यों तथा विशेषाधिकारों में स्पष्ट विभेद करता है। नेक्स्ट पॉइंट देखते हैं हम लोग ईसा पूर्व एवं ईसवी।
वर्तमान में प्रचलित ग्रेगोरियन कैलेंडर, ईसाई कैलेंडर या जूलियन कैलेंडर ईसाई धर्मगुरु ईसा मसीह के जन्म वर्ष कल्पित पर आधारित है। ईसा मसीह के जन्म के पहले के समय को ईसा पूर्व BC, बिफोर द बर्थ ऑफ जीसस क्राइस्ट कहा जाता है। नेक्स्ट देखते हैं, इसी में ईसा पूर्व में वर्षों की गिनती उल्टी दिशा में होती है। जैसे महात्मा बुद्ध का जन्म 563 ईसा पूर्व में एवं मृत्यु 483 ईसा पूर्व में हुआ, यानी ईसा मसीह के जन्म के 563 वर्ष पूर्व महात्मा बुद्ध का जन्म एवं 483 वर्ष पूर्व मृत्यु हुई। नेक्स्ट पॉइंट देखते हैं, ईसा मसीह की जन्म की तिथि से आरंभ हुआ सन ईस्वी कहलाता है। इसके लिए संक्षिप्त में ई लिखा जाता है। ई को लैटिन भाषा के शब्द एडी में भी लिखा जाता है। एडी यानी एनो डोमिनी, जिसका शाब्दिक अर्थ है इन द ईयर ऑफ लॉर्ड जीसस क्राइस्ट। नेक्स्ट पॉइंट देखते हैं, वामनावतार के 3 पगों के आख्यान का प्राचीनतम स्रोत ऋग्वेद है। ऋग्वेद में इंद्र के लिए 250 तथा अग्नि के लिए 200 ऋचाओं की रचना की गई है। नेक्स्ट देखते हैं, नोट है इसमें, प्राचीन इतिहास के साधन के रूप में वैदिक साहित्य में ऋग्वेद के बाद शतपथ ब्राह्मण का स्थान है। नेक्स्ट देखते हैं हम लोग यजुर्वेद। यजुर्वेद के बारे में जानते हैं। यजुर्वेद सस्वर पाठ के लिए मंत्रों तथा बलि के समय अनुपालन के लिए नियमों का संकलन यजुर्वेद कहलाता है। इसके पाठकर्ता को अथर्वयु कहते हैं। नेक्स्ट पॉइंट इसी में देखते हैं हम लोग, यजुर्वेद में यज्ञों के नियमों एवं विधि विधानों का संकलन मिलता है। इसमें बलिदान विधि का भी वर्णन है। नेक्स्ट, यह एक ऐसा वेद है जो गद्य एवं पद्य दोनों में है। नेक्स्ट देखते हैं सामवेद। तीसरा वेद जो है सामवेद है। साम का शाब्दिक अर्थ है गान। इस वेद में मुख्यतः यज्ञों के अवसर पर गाए जाने वाले ऋचाओं मंत्रों का संकलन है। इसके पाठकर्ता को उदात्री कहते हैं। इसका संकलन ऋग्वेद पर आधारित है। इसमें 1810 सूक्त हैं जो प्रायः ऋग्वेद से लिए गए हैं। नेक्स्ट है, इसे भारतीय संगीत का जनक कहा जाता है। ये काफ़ी इंपॉर्टेंट पॉइंट है। इसे जो है भारतीय संगीत का जनक कहा जाता है। सामवेद को भारतीय संगीत का जनक कहा जाता है। नोट में देखते हैं, यजुर्वेद तथा सामवेद में किसी भी विशिष्ट ऐतिहासिक घटना का वर्णन नहीं मिलता है। नेक्स्ट देखते हैं हम लोग अथर्ववेद। अथर्वा ऋषि द्वारा रचित इस वेद में कुल 731 मंत्र तथा लगभग 6000 पद्य हैं। इसके कुछ मंत्र ऋग्वैदिक मंत्रों से भी प्राचीनतर है। अथर्ववेद कन्याओं के जन्म की निंदा करता है। ऐतिहासिक दृष्टि से अथर्ववेद का महत्व इस बात में है कि इसमें सामान्य मनुष्य के विचारों तथा अंधविश्वासों का विवरण मिलता है। इसमें अंधविश्वास का भी विवरण मिलता है। नेक्स्ट पॉइंट देखें, पृथ्वी सूक्त अथर्ववेद का प्रतिनिधि सूक्त माना जाता है। इसमें मानव जीवन के सभी पक्षों, गृह निर्माण, कृषि की उन्नति, व्यापारिक मार्गों का गाहन यानी खोज, रोग निवारण, समन्वय, विवाह तथा प्रणय गीतों, राजभक्ति, राजा का चुनाव, बहुत से वनस्पतियों एवं औषधियों, शाप वशीकरण, प्रायश्चित, मातृभूमि, महात्म्य आदि का विवरण दिया गया है। कुछ मंत्रों में जादू टोने का वर्णन भी प्राप्त मिलता है। इसमें अथर्ववेद में जादू टोने का भी जिक्र है। अथर्ववेद में परीक्षित को कुरुओं का राजा कहा गया है तथा कुरु देश की समृद्धि का अच्छा चित्रण मिलता है। नेक्स्ट पॉइंट देखते हैं। हमारे चैनल पे बने रहिए और ये जो मैं सीरीज़ चला रहा हूँ लुसेंट जीके बुक का, ये सभी कॉम्पिटिटिव एग्ज़ाम के लिए काफ़ी इंपॉर्टेंट है। तो इसको आप लोग देखिए और अपने दोस्तों तक ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कीजिए। नेक्स्ट पॉइंट देखते हैं। इसमें सभा एवं समिति को प्रजापति की 2 पुत्रियाँ कहा गया है। वेदों की भी कई शाखाएं हैं जो वैदिक अध्ययन एवं व्याख्या से जुड़े विभिन्न दृष्टिकोण का प्रतिनिधित्व करती है। शाकल शाखा ऋग्वेद से जुड़ी एकमात्र जीवित शाखा है। यजुर्वेद को शुक्ल यजुर्वेद और कृष्ण यजुर्वेद 2 शाखाओं में बांटा गया है। यजुर्वेद को 2 शाखा में बांटा गया है। यजुर्वेद को 2 शाखाओं में बांटा गया है। शुक्ल यजुर्वेद और कृष्ण यजुर्वेद 2 शाखाओं में इन्हें बांटा गया है। मध्यान्ह और काणव शुक्ल यजुर्वेद अथवा वाजसनेय संहिता की शाखाएं हैं। कृष्ण यजुर्वेद से जुड़ी शाखाएं काठक, कनिष्ठफल, मैत्रेयनी, तैत्तिरीय और कैथुम रामायणीय एवं जैमिनीय या
तलवकार सामवेद की शाखाएं हैं। अथर्ववेद की शाखाएं शौनक और पैंपलाद हैं। नोट में देख लेते हैं हम लोग। सबसे प्राचीन वेद ऋग्वेद एवं सबसे बाद का वेद अथर्ववेद है। ब्राह्मण, आरण्यक तथा उपनिषद के बारे में देखते हैं। संहिता के पश्चात ब्राह्मणों, आरण्यकों तथा उपनिषदों का स्थान है। इनके उत्तर वैदिक कालीन समाज एवं संस्कृति के विषय में जानकारी प्राप्त होती है। नेक्स्ट देखते हैं ब्राह्मण ग्रंथ संहिता। वैदिक संहिताओं की व्याख्या करने के लिए गद्य में लिखे गए प्रत्येक संहिता के लिए अलग अलग ब्राह्मण ग्रंथ है, जिसे नीचे सारणी में दिया गया है। वेद है ऋग्वेद। अब इसका ब्राह्मण ग्रंथ है ऐत्रेय तथा कौशिकी। यजुर्वेद, इसका जो ब्राह्मण ग्रंथ है तैत्तिरीय तथा शतपथ। सामवेद पंचविश। अथर्ववेद गोपथ। नेक्स्ट पॉइंट देखते हैं। इन ब्राह्मण ग्रंथों से हमें परीक्षित के बाद और बिंबिसार के पूर्व की घटनाओं का ज्ञान प्राप्त होता है। ऐत्रेय में राज्याभिषेक के नियम एवं कुछ प्राचीन राजाओं के नाम दिए गए हैं। शतपथ में गंधार, शल्य, कैकय, कुरु, पंचाल, कौशल, विदेह आदि राजाओं का उल्लेख मिलता है। वैदिक साहित्य में ऋग्वेद के बाद शतपथ ब्राह्मण का स्थान है। आरण्यक में यज्ञ से जुड़े कर्मकांडों की दार्शनिक तथा प्रतीकात्मक अभिव्यक्ति हैं। नेक्स्ट पॉइंट देखते हैं। उपनिषदों की संख्या 108 है, जिनमें 13 को मूल उपनिषदों की श्रेणी में रखा गया है। इसमें यज्ञ से जुड़े दार्शनिक विचार, शरीर, ब्रह्मांड, आत्मा तथा ब्रह्मा की व्याख्या की गई है। नेक्स्ट पॉइंट। स्त्री की सर्वाधिक गिरी हुई स्थिति मैत्रेयनी संहिता से प्राप्त होती है, जिसमें जुआ और शराब की भांति स्त्री को पुरुष का तीसरा मुख्य दोष बताया गया है। नेक्स्ट पॉइंट देखते हैं। शतपथ ब्राह्मण में स्त्री को पुरुष तथा अर्धांगिनी कहा गया है। जबालोपनिषद में चारों आश्रमों का उल्लेख मिलता है। नेक्स्ट पॉइंट। स्मृति ग्रंथों में सबसे प्राचीन एवं प्रमाणिक मनुस्मृति मानी जाती है। यह शुंग काल का मानक ग्रंथ है। नारद स्मृति गुप्त युग के विशेष विषय में जानकारी प्रदान करता है। नेक्स्ट देखते हैं पॉइंट। वेदांग एवं सूत्र। वेदांग, वेदों को भली भांति समझने के लिए 6 वेदांगों की रचना हुई है। ये हैं शिक्षा, शुद्ध उच्चारण शास्त्र, कल्प, कर्मकांडीय विधि, निरुक्त, शब्दों की व्युत्पत्ति का शास्त्र, व्याकरण, छंद एवं ज्योतिष। नेक्स्ट पॉइंट। वैदिक साहित्य को अक्षुण्ण बनाए रखने के लिए सूत्र साहित्य का प्रणयन किया गया है। श्रौत, गृह तथा धर्मसूत्रों के अध्ययन से हमें यज्ञीय विधि विधानों, कर्मकांडों तथा राजनीति, विधि एवं व्यवहार से संबंधित महत्वपूर्ण बातें ज्ञात करते हैं। नेक्स्ट पॉइंट है। प्रमुख सूत्रकारों में गौतम, बौधायन, आपस्तंभ, वशिष्ठ आदि के नाम विशेष रूप से उल्लेखनीय हैं। सूत्रों में गौतम धर्मसूत्र सबसे प्राचीन माना गया है। नेक्स्ट पॉइंट देखते हैं हम लोग। पुराण। पुराण के बारे में जानते हैं हम लोग। भारतीय ऐतिहासिक कथाओं का सबसे अच्छा क्रमबद्ध विवरण पुराणों में मिलता है। इसके रचयिता लोमहर्ष अथवा इनके पुत्र उग्रशर्वा माने जाते हैं। इनकी संख्या 18 है, जिनमें केवल 5 मत्स्य, वायु, विष्णु, ब्राह्मण एवं भागवत में ही राजाओं की वंशावली पाई जाती है। अब हम लोग देखते हैं पुराण। विष्णु पुराण किससे संबंधित है? तो मौर्य वंश से। मत्स्य पुराण आंध्र सातवाहन से। वायु पुराण गुप्त वंश से। नेक्स्ट है, नोट में देख लेते हैं। पुराणों में मत्स्य पुराण सबसे प्राचीन एवं प्रमाणिक है। नेक्स्ट देखते हैं हम लोग। अधिकतर पुराण सरल संस्कृत श्लोक में लिखे गए हैं। स्त्रियों तथा शूद्र जिन्हें वेद पढ़ने की अनुमति नहीं थी, वे भी पुराण सुन सकते थे। पुराणों का पाठ पुजारी मंदिरों में क्या करते थे? सामाजिक एवं सांस्कृतिक दृष्टि से अग्नि पुराण का काफ़ी महत्व है, जिसमें राजतंत्र के साथ साथ कृषि संबंधी विवरण भी दिया गया है। नेक्स्ट पॉइंट देखते हैं हम लोग। बौद्ध, जैन एवं अन्य साहित्य। इसको देखते हैं। बौद्ध, जैन एवं अन्य साहित्य। जातक में बुद्ध की पूर्व जन्म की कहानी वर्णित है। हिनयान का प्रमुख ग्रंथ कथा वस्तु है, जिसमें महात्मा बुद्ध का जीवन चरित्र अनेक कथानकों के साथ वर्णित है। नेक्स्ट पॉइंट। जैन साहित्य को आगम कहा जाता है। जैन धर्म का प्रारंभिक इतिहास कल्पसूत्र से ज्ञात होता है। जैन ग्रंथ भगवती सूत्र में महावीर के जीवन, कृत्यों तथा अन्य समकालिकों के साथ उनके संबंधों का विवरण मिलता है। नेक्स्ट पॉइंट देखें। अर्थशास्त्र के लेखक चाणक्य, कौटिल्य या विष्णुगुप्त। चाणक्य का अन्य नाम जो है कौटिल्य और विष्णुगुप्त भी है। यह 15 अधिकरणों एवं 180 प्रकरणों में विभाजित है।
इससे मौर्यकालीन इतिहास की जानकारी प्राप्त होती है। नेक्स्ट पॉइंट देखते हैं हम लोग। संस्कृत साहित्य में ऐतिहासिक घटनाओं को क्रमबद्ध लिखने का सर्वप्रथम प्रयास कल्हड़ के द्वारा किया गया। कल्हड़ द्वारा रचित पुस्तक राजतरंगिणी, ये काफ़ी इम्पोर्टेंट पॉइंट है। कल्हड़ द्वारा रचित पुस्तक का नाम क्या है? तो राजतरंगिणी, राजाओं की नदी, इसके बारे में लिखा है उन्होंने। इस ग्रंथ में 8 सर्ग है जिन्हें तरंगों की संज्ञा दी गई है। इसमें प्रारंभ से लेकर 12वीं सदी तक के कश्मीर के शासकों का वर्णन है। नेक्स्ट पॉइंट देखते हैं। अरबों की सिंध विजय का वृत्तांत चचनामा लेखक अली अहमद में सुरक्षित है। नेक्स्ट देखते हैं। अष्टाध्यायी संस्कृत भाषा व्याकरण की प्रथम पुस्तक के लेखक पाणिनि हैं। अष्टाध्यायी के लेखक कौन है? तो पाणिनि है, जो संस्कृत भाषा व्याकरण के पहली पुस्तक है अष्टाध्यायी, और उसका लेखक कौन है? पाणिनि है। नेक्स्ट इसी में देखते हैं। इससे मौर्य के पहले का इतिहास तथा मौर्य युगीन राजनीतिक अवस्था की जानकारी प्राप्त होती है। नेक्स्ट पॉइंट है, नोट है इसमें। अष्टाध्यायी में पहली बार लिपि शब्द का प्रयोग हुआ है। पहली बार लिपि शब्द का प्रयोग कहाँ हुआ है? तो अष्टाध्यायी में। नेक्स्ट पॉइंट देखें। कात्यायन की गार्गी संहिता एक ज्योतिष ग्रंथ है, फिर भी इसमें भारत पर होने वाले यवन आक्रमण का उल्लेख मिलता है। नेक्स्ट पॉइंट देखते हैं। पतंजलि पुष्यमित्र शुंग के पुरोहित थे। इनके महाभाष्य से शुंगों के इतिहास का पता चलता है। नेक्स्ट पॉइंट देखते हैं। विदेशी यात्रियों से मिलने वाली प्रमुख जानकारियाँ। तो विदेशी यात्रियों से जो भी जानकारी मिला है इतिहास में, इसको देखते हैं हम लोग। यूनानी रोमन लेखक, इसके बारे में देखते हैं। पहला है टेसियस, यह ईरान का राजवैद्य था। भारत के संबंध में इसका विवरण आश्चर्यजनक कहानियों से परिपूर्ण होने का कारण अविश्वसनीय है। नेक्स्ट देखते हैं। हेरोडोटस, इसे इतिहास का पिता कहा जाता है। इसने अपनी पुस्तक हिस्टोरिका में 5वीं शताब्दी ईसा पूर्व के भारत फारस, जो पहले ईरान को बोला जाता था, भारत फारस, ईरान के संबंध का वर्णन किया है, परंतु इसका विवरण भी अनुश्रुतियों एवं अफवाहों पर आधारित है। नेक्स्ट है। सिकंदर के साथ आने वाले लेखकों में निरियाकस, आनेसिक्रटस तथा अरिस्टोबुलस के विवरण अधिक प्रामाणिक एवं विश्वसनीय है। मेगास्थनीज, यह सेल्यूकस निकेटर का राजदूत था जो चंद्रगुप्त मौर्य के राजदरबार में आया था। इसने अपनी पुस्तक इंडिका में मौर्य युगीन समाज में संस्कृति के विषय में लिखा है। नेक्स्ट पॉइंट देखते हैं। टाइमेकस, यह सीरियन नरेश अंतियोकस का राजदूत था जो बिंदुसार के राज दरबार में आया था। इसका विवरण भी मौर्य युग से संबंधित है। नेक्स्ट पॉइंट देखते हैं हम लोग। डायनोसिस, इसके बारे में देखते हैं। डायनोसिस, यह मिस्र नरेश टॉलमी फिलेडेल्फ्स का राजदूत था जो अशोक के राज दरबार में आया था। नेक्स्ट पॉइंट देखते हैं। टॉलमी, नेक्स्ट जो थे टॉलमी, इसने 2री शताब्दी में भारत का भूगोल नामक पुस्तक लिखी। प्लिनी, इसने प्रथम शताब्दी में नेचुरल हिस्ट्री नामक पुस्तक लिखी। इसमें भारतीय पशुओं, पेड़ पौधों, खनिज पदार्थों आदि के बारे में विवरण मिलता है। नेक्स्ट है 9 नंबर। पेरिप्लस ऑफ द इरिथ्रियन सी, इस पुस्तक के लेखक के बारे में जानकारी नहीं है। यह लेखक करीब 80 ईस्वी में हिंद महासागर की यात्रा पर आया था। इसने उस समय के भारत के बंदरगाहों तथा व्यापारिक वस्तुओं के बारे में जानकारी दी है। नेक्स्ट है चीनी लेखक। चीनी लेखक में पहला नंबर है फाहियान। फाहियान के बारे में देखते हैं। यह चीनी यात्री गुप्त नरेश चंद्रगुप्त द्वितीय के दरबार में आया था। इसने अपने विवरण में मध्य प्रदेश के समाज एवं संस्कृति के बारे में वर्णन किया। इसने मध्य प्रदेश की जनता को सुखी एवं समृद्ध बताया है। यह 14 वर्षों तक भारत में रहा। नेक्स्ट है 2 नंबर में संयुगन। यह 518 ईस्वी में भारत आया। इसने अपने 3 वर्षों की यात्रा से बौद्ध धर्म की प्राप्तियाँ एकत्रित की। नेक्स्ट है वेनसांग के बारे में देखते हैं। यह भी चीनी यात्री था। यह हर्षवर्धन के शासनकाल में भारत आया था। वेनसांग 629 ईस्वी में चीन से भारतवर्ष के लिए प्रस्थान किया और लगभग 1 वर्ष की यात्रा के बाद सर्वप्रथम वह भारतीय राज्य कपिशा पहुंचा। भारत में 15 वर्षों तक ठहरकर 645 ईस्वी में चीन लौट
चीन लौट गया। वह बिहार में नालंदा जिला स्थित नालंदा विश्वविद्यालय में अध्ययन करने तथा भारत में बौद्ध ग्रंथों को एकत्र करके ले जाने के लिए आया था। इसका भ्रमण वृत्तांत CU की नाम से प्रसिद्ध है, जिसमें 138 देशों का विवरण मिलता है। इसने हर्षकालीन समाज, धर्म तथा राजनीति के बारे में वर्णन किया है। इसके अनुसार सिंध का राजा शूद्र था। वेनसांग ने बुद्ध की प्रतिमा के साथ साथ सूर्य और शिव की प्रतिमाओं का भी पूजन किया था। नेक्स्ट पॉइंट देखते हैं, नोट में देखते हैं इसका। वेनसांग के अध्ययन के समय नालंदा विश्वविद्यालय के कुलपति आचार्य शिलभद्र थे। यह विश्वविद्यालय बौद्ध दर्शन के लिए प्रसिद्ध था। नेक्स्ट है 4 नंबर इत सिंह। यह 7वीं शताब्दी के अंत में भारत आया। इसने अपने विवरण में नालंदा विश्वविद्यालय, विक्रमशिला विश्वविद्यालय तथा अपने समय के भारत का वर्णन किया। नेक्स्ट है अरबी लेखक। तीसरा में है अरबी लेखक। इसके बारे में देखते हैं अरब के कौन कौन लेखक आए थे यहाँ इंडिया में। तो अलबरूनी के बारे में जानते हैं पहले। यह मोहम्मद गजनवी के साथ भारत आया था। यह अलबरूनी ख्वारिज्म या खीव आधुनिक तुर्कमेनिस्तान देश का पहले नाम था ख्वारिज्म या खीव। तो अलबरूनी जो है आधुनिक तुर्कमेनिस्तान का ही रहने वाला था। अरबी में लिखी गई उसकी कृति किताबुल हिंद या तहकीके हिंद, भारत की खोज, आज भी इतिहासकारों के लिए यह एक महत्वपूर्ण स्रोत है। यह एक विस्तृत ग्रंथ है जो धर्म, दर्शन, त्योहारों, खगोल विज्ञान, कीमिया, रीति रिवाज तथा प्रथाओं, सामाजिक जीवन, भार तौल तथा मापन पद्धतियाँ, मूर्तिकला, कानून, मापतंत्र, विज्ञान आदि विषयों के आधार पर 80 अध्यायों में विभाजित है। इसमें राजपूत कालीन समाज, धर्म, रीति रिवाज, राजनीति आदि पर सुंदर प्रकाश डाला गया है। ये काफ़ी इम्पोर्टेंट हिस्ट्री को जानने के लिए अलबरूनी ने किताब लिखा है। नेक्स्ट देखते हैं इब्न बतूता के बारे में जानते हैं। इसके द्वारा अरबी भाषा में लिखा गया उसका यात्रा वृत्तांत, जिसे रेहला कहा जाता है, 14वीं शताब्दी में भारतीय उपमहाद्वीप के सामाजिक तथा सांस्कृतिक जीवन के विषय में बहुत ही प्रचुर तथा सबसे रोचक जानकारियाँ देता है। 1333 ईस्वी में दिल्ली पहुँचने पर इसकी विद्वता से प्रभावित होकर सुल्तान मोहम्मद बिन तुगलक ने उसे दिल्ली का काजी या न्यायाधीश नियुक्त किया। अन्य लेखक के बारे में देखते हैं हम लोग। तारानाथ, यह तिब्बती लेखक था। इसने कंगियूर तथा तंगियूर नामक ग्रंथ की रचना की। इसने भारतीय इतिहास के बारे में जानकारी इनसे भारतीय इतिहास के बारे में जानकारी मिलती है। नेक्स्ट है मार्को पोलो। यह 13वीं शताब्दी के अंत में पांड्य देश की यात्रा पर आया था। इसका विवरण पांड्य इतिहास के अध्ययन के लिए उपयोगी है। नेक्स्ट पॉइंट हम लोग देखते हैं पुरातत्व संबंधी साक्ष्य से मिलने वाली जानकारियाँ। भारतीय पुरातत्व शास्त्र का पितामह, फादर ऑफ इंडियन आर्कियोलॉजी, सर एलेक्जेंडर कनिंघम को कहा जाता है। भारतीय पुरातत्व शास्त्र का पितामह, फादर ऑफ इंडियन आर्कियोलॉजी, सर एलेक्जेंडर कनिंघम को कहा जाता है। नेक्स्ट देखते हैं 1400 ईसा पूर्व के अभिलेख। बोगाज कोई एशिया माइनर से वैदिक देवता मित्र, वरुण, इंद्र तथा नासत्य अश्विनी कुमार के नाम से मिलते हैं। नेक्स्ट है मध्य भारत में भागवत धर्म विकसित होने का प्रमाण यवन राजदूत होलियोडोरस के वेशनगर विदिशा गरुड़ स्तंभ लेख से प्राप्त होता है। नेक्स्ट पॉइंट है सर्वप्रथम भारतवर्ष का जिक्र हाथी गुम्फा अभिलेख में है। नेक्स्ट पॉइंट देखते हैं सर्वप्रथम दुर्भिक्ष का जानकारी देने वाला अभिलेख सौगौरा अभिलेख है। इस अभिलेख में संकट काल में उपयोग हेतु खाद्यान्न सुरक्षित रखने का भी उल्लेख है। नेक्स्ट पॉइंट देखते हैं सर्वप्रथम भारत पर होने वाले हून आक्रमण की जानकारी भित्री स्तंभ लेख से प्राप्त होती है। नेक्स्ट पॉइंट है सती प्रथा का पहला लिखित साक्ष्य एरन अभिलेख शासक भानुगुप्त से प्राप्त होती है। सातवाहन राजाओं का पूरा इतिहास उनके अभिलेखों के आधार पर किया गया है। नेक्स्ट पॉइंट देखते हैं रेशम बुनकर की श्रेणियों की जानकारी मंदसौर अभिलेख से प्राप्त होती है। कश्मीरी नवपाषाणिक पुरास्थल बुर्ज होम से गर्तवास गड्ढा घर का साक्ष्य मिला है। इनमें उतरने के लिए सीढ़ियाँ होती थी। यहाँ मनुष्य के साथ उसके पालतू कुत्ते को भी दफनाने
की प्रचलित प्रथा थी। नेक्स्ट देखते हैं, प्राचीनतम सिक्कों को आहत सिक्के कहा जाता है। इसी को साहित्य में काशार्पण कहा गया है। नेक्स्ट है, सर्वप्रथम सिक्कों पर लेख लिखने का कार्य यवन शासकों ने किया। समुद्रगुप्त की वीणा बजाती हुई मुद्रा वाले सिक्के से उसके संगीत प्रेमी होने का प्रमाण मिलता है। नेक्स्ट है, अरिकमेडु पुदुचेरी के निकट से रोमन सिक्के प्राप्त हुए हैं। नोट में देख लेते हैं, सबसे पहले भारत के संबंध बर्मा, सुवर्ण भूमि वर्तमान में म्यांमार, मलाया स्वर्णद्वीप, कंबोडिया, कंबोज और जावा यवद्वीप से स्थापित हुए हैं। नेक्स्ट देख लेते हैं हम लोग महत्वपूर्ण अभिलेख। हाथी गुम्फा अभिलेख कहाँ से किसके शासनकाल में था? तो कलिंग राज खारवेल। जूनागढ़ जो गिरनार अभिलेख है, रुद्रदामन। नासिक अभिलेख गौतमी बलश्री। प्रयाग स्तंभ लेख समुद्रगुप्त। ऐहोल अभिलेख पुलकेशिन द्वितीय। मंदसौर अभिलेख मालवा नरेश यशोवर्मन। नेक्स्ट देखते हैं, नेक्स्ट है ग्वालियर अभिलेख प्रतिहार नरेश भोज। भीतरी एवं जूनागढ़ अभिलेख स्कंदगुप्त। देवपाड़ा अभिलेख बंगाल शासक विजयसेन। नोट में देख लेते हैं हम लोग, अभिलेखों का अध्ययन इपिग्राफी कहलाता है। अभिलेख के बारे में जो हम लोग अध्ययन करते हैं, स्टडी करते हैं, वो क्या कहलाता है? तो इपिग्राफी कहलाता है। नेक्स्ट है, पॉइंट देखते हैं, उत्तर भारत के मंदिरों की कला की शैली नागर शैली एवं दक्षिण भारत के मंदिरों की कला जो है द्रविड़ शैली कहलाती है। उत्तर भारत के जो भी मंदिर में कला होता है, मंदिर की कला शैली है, उसको नागर शैली कहा जाता है। और दक्षिण भारत के मंदिरों की कला शैली को बोला जाता है द्रविड़ शैली। दक्षिणापथ के मंदिरों के निर्माण में नागर और द्रविड़ दोनों शैलियों का प्रभाव पड़ा, अतः यह वेसर शैली कहलाती है। नेक्स्ट है, पंचायतन शब्द पंचायतन शब्द मंदिर रचना शैली से संबंधित है। यह एक हिंदू मंदिर तब पंचायतन शैली का कहलाता है जब मुख्य मंदिर 4 सहायक मंदिरों से घिरा होता है। पंचायतन मंदिर के उदाहरण है कंदरिया महादेवी मंदिर, खजुराहो ब्रह्मेश्वर मंदिर भुवनेश्वर, लक्ष्मण मंदिर खजुराहो, लिंगराज मंदिर भुवनेश्वर, दशावतार मंदिर देवगढ़ उत्तर प्रदेश, कोंडेश्वर मंदिर महाराष्ट्र। आज हमारा पार्ट 1 का वीडियो यहीं समाप्त होता है। नेक्स्ट पार्ट में हम लोग प्रागैतिहासिक काल के बारे में देखेंगे। प्लीज़ लाइक, कमेंट, शेयर एंड सब्सक्राइब आवर यूट्यूब चैनल। थैंक्स फॉर वॉचिंग।